अपनी बीमार बहन के इलाज के पैसे जुटाने के लिए मैंने शहर के सबसे बड़े रईस परिवार की इकलौती बेटी जिया यानेर को पढ़ाने का काम लिया। वो या तो पागल थी या फिर हद से ज्यादा सनकी। हमारी पहली मुलाकात में ही उसने मेरा गला दबोच लिया और चिल्लाई, मैंने कहा था यहाँ से दफा हो जाओ। अब जब हमारे घर से पैसे लिए हैं तो जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करना होगा। जब मेरा दम घुटने लगा तो मैंने पलटकर उसे दीवार से सटा दिया। उसने अपना सिर घुमाया और मेरी गर्दन पर इतनी जोर से काटा कि खून से मेरा कॉलर लाल हो गया। मैंने कोई विरोध नहीं किया, बस खामोशी से उसे देखता रहा। उसके होठों पर मेरा खून लगा था और उसकी आंखों का वो पागलपन धीरे धीरे गायब होकर एक अजीब सी उलझन में बदल रहा था। उस वक्त मुझे लगा था कि मैं उसे काबू कर लूंगा, पैसे लूंगा और हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। पर मुझे क्या पता था कि ये तो बस शुरुआत है। कुछ समय बाद उसने मेरी तरफ 200 लाख 20 लाख का चेक बढ़ाया और अगले ही पल विला का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। सर, ये पैसे अब आपके हैं, लेकिन आप अब सिर्फ मेरे हैं। मुख्य कहानी अध्याय 1। प्रतीक, तुम्हारी बहन पीहू की दिल की बीमारी और बढ़ा गई है। उसका फौरन ऑपरेशन करना होगा। सर्जरी और आगे के इलाज के लिए कम से कम 10 लाख रुपयों की जरूरत है। फोन की दूसरी तरफ डॉक्टर की वो बर्फीली आवाज किसी भारी हथौड़े की तरह मुझ पर गिरी, जिसने मुझे एक गहरे अंधेरे गड्ढे में धकेल दिया। 10 लाख रुपए? मैं प्रतीक, इस शहर की यूनिवर्सिटी का सबसे कम उम्र का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरा करियर दिखने में बहुत शानदार लगता है, लेकिन इस रुतबे से हकीकत में पैसे नहीं मिलते। मैं अभी अभी पढ़ा कर निकला था, पर मेरी जेब पूरी तरह खाली थी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद पीहू ही इस दुनिया में मेरी इकलौती अपनी थी। फोन काटकर मैं अपने किराए के कमरे के ठंडे फर्श पर बैठ गया। बाहर शहर की चमकती लाइटों को देखते हुए मेरा सिर चकराने लगा। पहली बार मुझे इतनी गहरी बेबसी महसूस हुई, यहाँ तक कि मैं अपने मन में हिसाब लगाने लगा कि मेरे शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा कीमत में बिक सकता है। तभी मेरा फोन फिर से बजा। ये मेरे डिपार्टमेंट के हेड HOD का कॉल था। प्रतीक, एक ट्यूशन का काम है, काफी अलग है। एक दिन के 10,000 रुपए मिलेंगे, करोगे? मैं झटके से सीधा होकर बैठ गया। हाँ सर, जरूर करूंगा। जल्दबाजी मत करो, पहले पूरी बात सुन लो। हेड की आवाज में एक थकान थी। स्टूडेंट जिया यानेर है। जिया यानेर का नाम सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। वो इस शहर के सबसे अमीर जिया परिवार की इकलौती वारिस थी और हमारी यूनिवर्सिटी का हर प्रोफेसर उसके नाम से ही कांपता था। वो एक ऐसी लड़डचकी थी जिसके बारे में बात करते ही सबको सिरदर्द होने लगता था। मेरे होश उड़ गए। दरअसल मैं इस दुनिया का असली निवासी नहीं था। मैं तो एक ट्रांसमिग्रेटर था जो इस कहानी की किताब के अंदर आ फंसा था। और मुझे अच्छे से पता था कि जिया यानेर कौन है। वो इस किताब की वो सन की और जुनूनी विलेन यंडरे हेरोइन थी, जिसकी कब्जे वाली भूख, पॉजेसिवनेस पूरी दुनिया को निगल सकती थी। मैं उसके करीब कभी नहीं जाना चाहता था। मैंने सुना था कि उसे बहुत ही गंभीर मानसिक बीमारी थी। उसने अपनी सनक से शहर के 3 नामी प्रोफेसर्स को इतना डरा दिया था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे सीधे अस्पताल पहुंच गए। उसमें हिंसा कूट कूट कर भरी थी और वो अपनी जिंदगी के बुनियादी काम भी खुद नहीं कर पाती थी। मेरा मन हुआ कि मैं तुरंत मना कर दूं, लेकिन वो 10 लाख रुपए मेरे सामने एक पहाड़ की तरह खड़े थे। प्रतीक, तुम हमारे यहाँ के सबसे शांत और धैर्यवान प्रोफेसर हो। सिर्फ तुम ही उसे संभाल सकते हो। बस थोड़ा सब्र रखना। जिया यानेर को जिंदगी जीने के बुनियादी तौर तरीके भी नहीं आते। हेड ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा। अपनी छोटी बहन की खातिर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है सर, मैं जाऊंगा। अगले दिन मैंने जिया परिवार के उस महल जैसे विला में कदम रखा। वहां मेरा स्वागत किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक डरावनी खामोशी ने किया। करोड़ों की कीमत वाला एक कीमती प्राचीन फूलदान, एंटीक वेस, जमीन पर टूटा पड़ा था, जिसके टुकड़े महंगे ईरानी कालीन में धंसे हुए थे। फटी हुई किताबों के पन्ने पूरे कमरे में बर्फ की तरह बिखरे हुए थे। पूरे कमरे में एक अजीब सी घुटन और पागलपन वाली हवा फैली हुई थी। जिया यानेर उस मलबे के बीचों बीच बैठी थीं। उसने सफेद रेशम की एक लंबी नाइट ड्रेस पहनी थी और उसके काले बाल झरने की तरह उसके कंधों पर गिर रहे थे, जिससे उसकी त्वचा बिल्कुल सफेद और पारदर्शी दिख रही थी। वो किसी महंगे चीनी मिट्टी के खिलौने जैसी लग रही थी, बेहद नाजुक और खूबसूरत। लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे कोई जंगली दरिंदा अपने शिकार पर झपटने के लिए तैयार बैठा हो। मुझे किसी टीचर की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज बिल्कुल खाली थी, जैसे उसमें कोई भावना ही ना हो। मैंने उस कमरे की तबाही और उसके आसपास फैली नफरत को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। मैंने अपने साथ लाए नोट्स उस कमरे की इकलौती सलामत टेबल पर रखे और उतनी ही शांति से जवाब दिया, मिसेस जिया, मैंने इस काम के पैसे लिए हैं और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। आज से आपकी पूरी जिंदगी। वो किसी चिढ़ी हुई बिल्ली की तरह सोफे से उछली और सीधे मुंह पर झपट पड़ी। उसकी पतली लेकिन बर्फीली उंगलियों ने मेरे गले को पूरी ताकत से दबोच लिया। अगर हमारे घर से पैसे लिए हैं तो मेरी बात माननी होगी।
अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। दम घुटने का एहसास मुझे घेरने लगा। उसकी ताकत उसकी काया के हिसाब से बहुत ज्यादा थी। उसकी आंखों में सिर्फ पागलपन और सब कुछ तबाह कर देने की चाहत थी। मुझे तुरंत समझ आ गया कि वो मुझे सिर्फ डरा नहीं रही थी, वो सच में मुझे जान से मार देना चाहती थी। जब मेरी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा तो आखिरी पल में मेरे बचने की प्रवृत्ति, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जाग उठी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसकी कलाई को झटके से पकड़ लिया। एक ही झटके में मैंने उसे घुमाया और धप की आवाज के साथ उसके दुबले पतले शरीर को ठंडी दीवार से सटाकर दबोच लिया। उसकी छटपटाती हुई बाहों को मैंने अपने एक ही हाथ से, उसकी दोनों बाहों को मैंने उसके सिर के ऊपर ले जाकर मजबूती से दबोच लिया। ताकत के इस बड़े अंतर ने उसे पूरी तरह बेबस कर दिया था। वो पागलों की तरह छटपटाई। उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट दिखी, लेकिन अगले ही पल वो और भी गहरे जुनून में बदल गई। उसने अचानक अपना सिर घुमाया और अपना मुंह खोलकर मेरी गर्दन पर पूरी ताकत से काट लिया। एक तेज और तीखा दर्द मेरी नसों में दौड़ गया। गर्म खून मेरी हंसली कॉलर बोन से होता हुआ नीचे बहने लगा और मेरी सफेद शर्ट के कॉलर को लाल कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि मेरा शांत रहना उसके किसी भी विरोध से ज्यादा चौंकाने वाला था। धीरे धीरे उसने अपनी पकड़ ढीली की और मुझे छोड़ दिया। उसके होठों पर मेरा खून लगा था, जो उसके पीले चेहरे पर दहकते अंगारे जैसा दिख रहा था। उसकी आंखों का वो पागलपन अब धीरे धीरे गायब हो रहा था और उसकी जगह एक अजीब सी उलझन और खामोशी ने ले ली थी। वो बस फटी आंखों से मुझे देखती रही, जैसे उसे समझ ही ना आ रहा हो कि इस शख्स को इतना गहरा जख्म देने के बाद भी इसने कोई प्रतिक्रिया, रिएक्शन क्यों नहीं दी। अगले दिन मैं अपनी गर्दन पर एक पट्टी, बैंडेज लगाकर उसके सामने खड़ा था। पट्टी लगाने के बावजूद मैं ठीक समय पर जियां परिवार के विला पहुंच गया। जियां यानेर सोफे के एक कोने में सिमट कर बैठी थीं, बिल्कुल किसी सहमी हुई बिल्ली की तरह। जैसे ही उसकी नजर मेरी गर्दन पर लगी, उस पट्टी पर पड़ी, उसने अपनी आंखें चुरा लीं और तुरंत दूसरी तरफ देखने लगी। मैंने उसकी इस हरकत पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधा उस बिखरे हुए लिविंग रूम के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। आज का पहला सबक है कमरे को व्यवस्थित करना। मैं नीचे झुका और जमीन पर बिखरे हुए उन कागजों के टुकड़ों को एक एक करके उठाने लगा। फिर मैंने उन टूटे हुए फूलदानों और सजावटी चीजों के मलबे को कचरे के बैग में डालना शुरू किया। सफाई करते हुए मैंने बहुत ही शांत लहजे में कहा, एक व्यवस्थित वातावरण ही मन की शांति की शुरुआत होता है। वो बस ठंडी नजरों से मुझे देखती रही। इस बार न तो उसने कोई पागलपन दिखाया और न ही मुझ पर हमला किया। जब कमरा पूरी तरह साफ हो गया, तब मेरा ध्यान उसके जूतों पर गया। उसके स्नीकर्स के फीते, शूलेसेस खुले हुए थे। मैं उसके पास गया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। पैर ऊपर उठाओ। वो एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर अनचाहे मन से उसने अपना पैर थोड़ा ऊपर उठाया। उसने सफेद स्नीकर्स पहने अपना पैर धीरे से आगे बढ़ाया। मैंने बड़े सब्र के साथ उसके जूतों के फीते हाथ में लिए और उसे एक एक करके सिखाने लगा कि उन्हें कैसे बांधा जाता है। ध्यान से देखो, इसे इस तरह करते हैं। सिखाते वक्त मेरी उंगलियां अनजाने में उसके टखने, एंकल से छू गईं। वहां की त्वचा बहुत ही नाजुक और बर्फीली थी। वो अचानक झटकी, जैसे उसे करंट लगा हो, लेकिन उसने अपना पैर पीछे नहीं खींचा। ये पहली बार था जब हम इतनी शांति से एक दूसरे के इतने करीब थे। वो अपना सिर झुकाए मेरे चेहरे को बड़े गौर से देख रही थी। उसकी आंखों में एक ऐसी उलझन और जज्बात थे जिन्हें पढ़ पाना मेरे लिए नामुमकिन था। दोपहर के वक्त जब मैंने जियां परिवार का वो विशाल डबल डोर फ्रिज खोला तो दंग रह गया। वो अंदर से लगभग खाली था। वहां बस महंगी विदेशी मिनरल वाटर की बोतलें और कुछ पुराने स्नैक्स पड़े थे जो काफी पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। एक ऐसी लड्डेच की जो अपना पेट तक नहीं भर सकती थी। भला उसका मिजाज इतना चिद्दा क्यों ना होता। मैंने फैसला किया कि आज मैं उसे सबसे आसान चीज सिखाऊंगा, टमाटर और अंडे के नूडल्स। मैंने कहा, जो इंसान अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, वो अपनी जिंदगी पर भी कभी काबू नहीं पा सकता। मैंने अपने साथ लाए थैले से सामान निकाला, एक अंडा लिया और उसे बढ़े सलीके से कटोरे के किनारे पर पटका। सुनहरा अंडा बिना किसी गड्ढे के कटोरे में जा गिरा। अब तुम कोशिश करो। मैंने दूसरा अंडा उसकी तरफ बढ़ाया। उसने अनाड़ीपन से मेरी नकल करने की कोशिश की, लेकिन उसने जरूरत से ज्यादा जोर लगा दिया। चटाक, अंडा उसके छिलकों समेत कटोरे में बिखर गया। उसके चेहरे पर तुरंत गुस्से और शर्म की एक लहर दौड़ गई। वो बद्धी बेबसी के साथ वहां खड़ी रही। मैंने उसका मजाक नहीं उठाया, बस खामोशी से वो कटोरा लिया और कांटे चॉपस्टिक्स की मदद से बड़े सब्र के साथ छिलकों के उन छोटे छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने लगा। जल्द ही उस आलीशान किचन में पहली बार खाने की खुशबू और छौंक की आवाज गूंजने लगी। उस किचन में पहली बार खाने की सौंधी सी महक फैल रही थी।
मैंने गर्मा गर्म नूडल्स का कटोरा उसके सामने रखा। वो काफी देर तक उस धुआं उठते हुए कटोरे को देखती रही, जैसे उसने पहले कभी ऐसा कुछ देखा ही ना हो। उसने काफी देर तक हाथ नहीं लगाया। दोपहर में मुझे एहसास हुआ कि वो अपना फोन लगभग इस्तेमाल ही नहीं करती। उसकी चैट लिस्ट पूरी तरह खाली थी, बिल्कुल किसी कोरे कागज की तरह साफ। उसने खुद को इस आलीशान महल जैसे पिंजरे में बंद कर लिया था और बाहरी दुनिया से अपना हर रिश्ता तोड़ दिया था। मैंने उसका फोन लिया और उसमें कुछ मशहूर सोशल मीडिया और वीडियो एप्स डाउनलोड कर दिए। तुम बाहरी दुनिया से डरती हो, लेकिन यकीन मानो, दुनिया में सिर्फ बुरे लोग ही नहीं होते। मैंने एक ट्रैवल ब्लॉगर का वीडियो चलाया। स्क्रीन पर नीला समंदर और आजादी से उड़ते हुए समुद्री पक्षी सीगलस दिखाई दे रहे थे। मैंने कहा, तुम यहाँ से शुरुआत कर सकती हो। जो भी तुम्हें पसंद हो वो देखो। खूबसूरत नजारे, प्यारी बिल्लियां या फिर लोगों की सोह। वो स्क्रीन की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे खो गई हो। मैंने कहा, सोशल मीडिया पर दोस्तों की जरूरत होती है। मैंने उसके फोन से अपने वीचैट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। यह मेरा नंबर है। पढ़ाई या जिंदगी में कोई भी परेशानी हो, तुम कभी भी मुझसे पूछ सकती हो। मेरी जेब में फोन वाइब्रेट हुआ और मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अब जिया यानेर की उस खाली लिस्ट में मैं पहला और इकलौता दोस्त था। उस रात मैं अपनी बहन की बीमारी की रिपोर्ट और अगले दिन के लेसन प्लान के बीच बुरी तरह फंसा हुआ था। तभी फोन की स्क्रीन चमक उठी। जिया यानेर का मैसेज था। कोई शब्द नहीं थे, बस एक फोटो थी। फोटो में नूडल्स का एक कटोरा था जो पूरी तरह गल चुका था। नूडल्स आपस में चिपके हुए थे और टमाटर के टुकड़े पत्थर जैसे बड़े थे। मैंने उस खराब सी दिखने वाली फोटो को देखा, पर मुझे उसमें उसकी वो मासूम कोशिश नजर आ रही थी। वह तस्वीर देखकर मैं साफ कल्पना कर सकता था कि कैसे उस सूने पड़े किचन में उसने मेरी नकल करते हुए बड़ी मेहनत से अंडा फोड़ने और टमाटर काटने की कोशिश की होगी। मैंने जवाब में सिर्फ 2 शब्द लिखे, काफी अच्छे हैं। अगले कुछ दिनों में उसने चीजें तोड़ना बंद कर दिया। हालांकि वो अब भी खामोश रहती थी, पर अब वो साए की तरह मेरे पीछे चलती, मुझे खाना बनाते या किताबें सहेजते हुए देखती रहती। जब मैं उसे पढ़ाता तो वो मेरे ठीक सामने बैठती। भले ही उसका ध्यान भटक जाता, पर कम से कम अब वो मेरे साथ एक ही कमरे में रहने लगी थी। उसने अपने चारों तरफ जो दीवार खड़ी की थी, मेरे आने से उसमें एक छोटी सी दरार आ गई थी। मुझे लगा था कि मैं अपना काम पूरा करूंगा, पैसे लूंगा और चला जाऊंगा, लेकिन मेरा यह भ्रम ठीक 1 हफ्ते बाद टूट गया। उस दोपहर मैं उसे गणित का एक मुश्किल सवाल समझा रहा था, तभी मेरे फोन की स्क्रीन चमक उठी। यूनिवर्सिटी की एक लेडी टीचर का मैसेज था, जो काम के साथ साथ कुछ मजाक भी कर रही थी। मैंने भी मुस्कुराते हुए 2-3 जवाब दे दिए। तभी मेरी नजर जिया यानियर पर पड़ी। उसकी पेन रुक गई थी और उसकी आंखें मेरे फोन की स्क्रीन पर जमी थीं। उसकी वो नरम पड़ रही निगाहें अचानक बर्फीली और नुकीली हो गईं, जैसे कोई शिकारी अपनी जमीन पर घुस आए दुश्मन को देख रहा हो। कौन है ये? वो अचानक बोली। उसकी आवाज में एक ऐसी तड़प और तनाव था जिसे शायद उसने खुद भी महसूस नहीं किया था। एक सहकर्मी, कॉलीग है, मैंने शांति से जवाब दिया। तुम्हें उसके साथ बात करने की। जब आप उससे बात कर रहे थे तो आपके होंठ 3.5 डिग्री ऊपर उठे थे और आपकी वो मुस्कान 2.7 सेकंड तक रही। मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वो इतनी बारीकी से मुझे देख रही थी। मैंने अपना फोन जेब में रखा और चेहरे पर सख्ती लाते हुए कहा, अभी पढ़ाई का समय है, अपना ध्यान यहाँ लगाओ। तभी मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर पीहू का नाम चमक रहा था, मेरी छोटी बहन। उसे देखते ही मेरे माथे की सिकन गायब हो गई और मेरी आवाज खुद ब खुद बेहद नरम हो गई। पीहू, कैसी हो आज? तबीयत कैसी है तुम्हारी? भैया, आप मुझसे मिलने कब आओगे? नर्स दीदी कह रही थी कि आज मैं बहुत बहादुर थी। मैं बिल्कुल भी नहीं रोई। फोन के दूसरी तरफ से पीहू की वो प्यारी और मासूम आवाज आई, बस थोड़ा काम निपटा लूं, फिर फौरन तुम्हारे पास आऊंगा। बताओ, क्या तोहफा चाहिए? वो नया फोन दिला दूं जिस पर तुम अपने गेम खेल सको? मेरी आवाज की वो कोमलता जो अभी अभी पीहू के लिए निकली थी, मेरी आवाज की वो नरमी और बहन के साथ हुई वो बातें, जिया यानेर ने एक एक शब्द गौर से सुना था। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, एक साया सा लहराया और उसने झटके से मेरा फोन छीन लिया। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही उसने फोन कान से लगाया और दूसरी तरफ पीहू से उस लहजे में बात की जो डरावनी हद तक शांत था। तुम्हें अपने भाई की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब से मैं उसका ख्याल रखूंगी। हमारा परिवार उसे एक एक पाई का हिसाब चुकाएगा। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। उसने मेरे फोन को अपनी मुट्ठी में इतनी जोर से जकड़ लिया था जैसे वो मेरा फोन नहीं बल्कि उसकी अपनी कोई जागीर हो। जिया यानेर, ये क्या बदतमीजी है? पहली बार मुझे उस पर इतना गुस्सा आया जिसे काबू करना मुश्किल था, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। उसने बड़े हक के साथ मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा। उसकी नजरों में अब वो जुनून साफ था जिसे वो अब और नहीं छुपाना चाहती थी। तुमने हमारे घर से पैसे लिए हैं तो अब तुम्हारा हर एक पल सिर्फ और सिर्फ मेरा है। क्लास के वक्त तुम किसी से भी बात नहीं करोगे, खास तौर पर किसी औरत से।
उसने औरत शब्द पर इतना जोर दिया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ आ रहा था कि हालात अब मेरे काबू से बाहर होते जा रहे हैं। मैंने किसी तरह अपना गुस्सा दबाया और क्लास खत्म करने के बाद सीधे अस्पताल अपनी बहन पीहू से मिलने पहुंचा। छोटी सी है पर दिमाग बहुत तेज चलता है। मिलते ही वो मेरे गले लग गई और शरारत भरी आवाज में फुसफुसाने लगी, भैया सच सच बताओ, फोन पर वो दीदी कौन थी? सुनने में तो बहुत खड़ूस लग रही थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो आपकी बहुत परवाह करती हैं। उसने मुस्कुराते हुए मेरे कंधों पर अपना सिर रगड़ा और अचानक अपनी नाक सिकोड़ते हुए सूंघने लगी। ओहो भैया, आप में से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और ये आपकी वाली परफ्यूम तो बिल्कुल नहीं है। आप तो बड़े खिलाड़ी निकले। भैया थोड़ी और मेहनत करो और उन्हें इम्प्रेस कर लो। आखिर मेरी सर्जरी के पैसों का सवाल है। मैंने चिढ़कर उसके सिर पर एक हल्की सी चपत लगाई। क्या बकवास कर रही है? और ये सब तेरी। हॉस्पिटल से आने के बाद मेरा मन बहुत भारी था। बोझ इतना ज्यादा था कि दम घुट रहा था। अगले दिन जब मैं विला पहुंचा तो जियां यानेर ने ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने मेरा फोन तो लौटा दिया, लेकिन टेबल पर उसके हाथ से बना एक टाइम टेबल रखा था। उसमें समय की एक एक मिनट की जानकारी इतनी बारीकी से लिखी थी कि पूरी शीट भर गई थी। सबसे नीचे लाल पेन से एक नया नियम लिखा था, ट्यूशन के दौरान सर का फोन साइलेंट पर रहेगा और किसी भी गैर जरूरी कॉल का जवाब नहीं दिया जाएगा। वो मुझे देख रही थी और मैं उसे। हम दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। इस बार मुझ में बहस करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने चुपचाप हार मान ली। पीहू की बीमारी मेरे सीने पर किसी पत्थर की तरह भारी थी। सर्जरी के पैसों का इंतजाम अब भी नहीं हो पाया था और ये बेबसी मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। जी हाँ, यानियर को पढ़ाते समय मेरा दिमाग बार बार हॉस्पिटल के बिलों और ऑपरेशन थिएटर की तरफ भाग रहा था। उसने मेरी हालत भांप ली थी। वो बार बार अपनी कलम रोकती और अपनी उन तीखी नजरों से मुझे ऐसे देखती जैसे मेरे अंदर झांकने की कोशिश कर रही हो। वह असामान्य रूप से शांत थी, इतनी शांत कि मुझे घबराहट होने लगी। विला के अंदर का माहौल किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी जैसा भारी और डरावना था। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और एक गलत रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन को ठीक करने के लिए उसकी तरफ झुका। उसी पल मेरे कंधे से एक लंबे काले बाल का गुच्छा सरक कर सफेद टेस्ट पेपर पर गिर गया। वो सफेद कागज पर इतना साफ दिख रहा था कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। वो बाल पीहू का था जो अस्पताल से निकलते वक्त मुझे गले लगाते समय मेरी शर्ट पर रह गया था। उसी पल मेरा दिल बैठ गया। मुझे लगा बस अब सब खत्म। जिया यानेर की निगाहें उस बाल पर जम गईं। उसने अपनी उंगली बढ़ाई और बहुत ही धीरे, लगभग सहलाते हुए उस बाल को उठाया जो मेरा नहीं था। वह बाल उसके हाथों में ऐसे था जैसे वह दुनिया की सबसे गंदी चीज को छू रही हो। उसने उस बाल को अपनी आंखों के सामने उठाया और रोशनी की तरफ करके पूरे 10-15 सेकंड तक देखती रही। उस कमरे में अब सिर्फ मेरी और उसकी तेज होती सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। एक डरावनी खामोशी छाई हुई थी और फिर, कौन है ये? एक ऐसी चीख निकली जिसने मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए और कमरे की सारी शांति को टुकड़ों में बिखेर दिया। तुम्हारे ऊपर किसी दूसरी औरत के बाल क्या कर रहे हैं? उसने पागलपन में टेबल पर रखी सारी किताबें और टेस्ट पेपर से एक झटके में जमीन पर पटक दिए। पन्ने हवा में उड़ने लगे। वो ऐसी लग रही थी जैसे उसके शरीर से सारी जान निकल गई हो और अगले ही पल उसमें कोई भयानक शक्ति भर गई हो। उसकी आंखों में जो पागलपन था वो अब धोखे के दर्द और गहरी मायूसी में बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। सब झूठे हैं, सब के सब मुझे धोखा देते हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे मम्मी पापा झूठे हैं, कहते थे कि मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मुझे इस घर में अकेला छोड़ दिया। वो बॉडीगार्ड्स भी झूठे थे, कहते थे कि मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन उन्होंने उन बदमाशों को मुझे अगवा करने दिया। और अब तुम भी मुझे धोखा दे रहे हो। तुमने कहा था कि तुम मुझे पराओगे, मेरा साथ दोगे, लेकिन तुम्हारी शर्त पर किसी और औरत की निशानी है। वो अब कोई खूंखार शिकारी नहीं लग रही थी, बल्कि वो एक ऐसी बच्ची लग रही थी जिसे पूरी दुनिया ने अकेला छोड़ दिया हो। उसने अपने घुटनों को अपनी बाहों में समेटा और वहीं फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना इतना दर्दनाक था जैसे वो पिछले 10-15 सालों से दबाकर रखा हुआ अपना सारा। क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? उसने अपना आंसुओं से भीगा चेहरा ऊपर उठाया और बेबसी से मेरी तरफ देखने लगी। क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत हूं? क्या तुम मुझसे नफरत करते हो, इसीलिए तुम किसी दूसरी औरत के पास जा रहे हो? मैंने उसे पहले कभी इतना कमजोर नहीं देखा था। इस पल वो कोई सन की लड़की नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसी बच्ची थी जो डूब रही हो और बचने के लिए किसी भी चीज को पकड़ लेना चाहती हो। मेरा दिल जैसे किसी ने जोर से भींच दिया हो। दर्द की एक लहर मेरे सीने में दौड़ गई। मैं उसके पास गया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे समझाऊं। उसके इस टूटे हुए सब्र के सामने मेरी हर सफाई बेमानी लग रही थी। तभी वो अचानक मुझ पर झपटी और उसने पागलों की तरह मेरी बाहों को जकड़ लिया। उसके नुकीले नाखून मेरी खाल में गहरे ढंस गए। मत जाओ, खुदा के लिए मुझे छोड़कर मत जाओ। उसकी आवाज में
उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था और उसकी उखड़ी हुई सांसें बता रही थीं कि वो मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी है। मुझे पता था कि अगर मैंने अभी उसे नहीं संभाला तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने उसके उन ठंडे हाथों को अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए एक ऐसी दृढ़ता के साथ कहा जो मैंने खुद में पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैंने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। उसने अपनी आंसुओं से भरी आंखों से मुझे देखा, जैसे वो यकीन करना चाहती हो कि जो उसने सुना वो सच है या नहीं। मैंने फिर से वही बात दोहराई, मैं नहीं जाऊंगा। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ ही रखा था जैसे मैं उस गहरे समंदर में उसके बचने का इकलौता सहारा हूं। आज की रात तुम्हें मेरे पास ही रुकना होगा, तुम कहीं नहीं जा सकते, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आवाज में एक हुक्म भी था और एक बेबस मिन्नत भी। उस रात उसने मेरा हाथ खींचकर मुझे अपनी दुनिया के उस अंधेरे हिस्से में खींच लिया। उस रात मैं उसके कमरे में था। वो किसी बड्डे खिलौने की तरह मुझसे चिपक गई थी, जैसे उसे डर हो कि अगले ही पल मैं कहीं गायब न हो जाऊं। मुझे उसके शरीर की कंपी और वो गर्म आंसू महसूस हो रहे थे जो मेरी छाती को भिगो रहे थे। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा पूरा शरीर अकड़ चुका था। जिया यानेर किसी बेल की तरह मुझसे लिपटी हुई थी और बहुत ही सुकून से सो रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि और मिठास थी। यह पहली बार था जब मैंने उसे इतनी गहरी नींद में देखा था। मैंने बहुत ही सावधानी से खुद को छुद्धाकर बिस्तर से उतरने की कोशिश की, तभी मेरी नजर बेड साइड टेबल पर पड़ी। वहां का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। सफेद रंग की दर्जनों दवाइयों की बोतलें वहां कतार से सजी थीं। ट्रैंक्विलाइजर्स, ट्रैंक्विलाइजर्स, एंटी डिप्रेसेंट्स और नींद की हैवी डोज वाली दवाइयां। उन बोतलों पर लिखे वैज्ञानिक नाम किसी डरावनी कहानी जैसे लग रहे थे। तब जाकर मुझे असली हकीकत का एहसास हुआ। उसका वो पागलों जैसा बर्ताव और वो छोटी छोटी बातों पर भटकना कोई मामूली नखरा नहीं था। उस पागलपन के पीछे हर दिन अपनी बीमारी और उस अंधेरे के साथ उसकी एक दर्दनाक जंग चल रही थी। पहली बार मेरे दिल में उसके लिए एक ऐसी हमदर्दी जागी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। मैंने बहुत धीरे से उसे जगाया। उसने अपनी नींद से भरी आंखें खोली और जैसे ही मुझे देखा, पहले तो वो ठिठकी और फिर उसके गालों पर शर्म की एक हल्की सी सुर्खी छा गई। मैंने बेड साइड टेबल पर रखी उन दवाइयों की बोतलों की तरफ इशारा किया और कहा, दवा लेने का वक्त हो गया है। उसने उन बोतलों को देखा और फिर धीरे से अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। उसकी निगाहें फिर से मेरे चेहरे पर टिक गईं और उसने बहुत ही संजीदगी के साथ कहा, कल रात मैंने कोई दवाई नहीं ली, फिर भी मैं बहुत सुकून से सोई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी नरम उंगलियों ने मेरी गर्दन पर बने उस जख्म को छुआ जिस पर अब पपड़ी जम चुकी थी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। आप लोग मेरे इस चैनल को जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए शुक्रिया। भले ही ये अभी डिमोनेटाइज है, लेकिन यार मेरे सेकंड चैनल को भी आपके सपोर्ट की जरूरत है। अभी वहां 20 से 30 मिनट की वीडियोस आ रही हैं, पर अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं वहां भी 1 से 1.5 घंटे की लंबी वीडियोस डालना शुरू कर दूंगा। मैंने सेकंड चैनल का लिंक बायो और नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो वहां से आप सीधे मेरे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। दांतों के वो निशान, तुम ही मेरी दवा हो। उसके ये शब्द किसी कमजोर बिजली के झटके की तरह मुझसे टकराए। मैंने उसकी उन आंखों में झांका जो जरूरत से ज्यादा साफ थीं, लेकिन जिनमें एक अजीब सी जिद और पागलपन था। उस पल मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूं उसे शांत रखने के लिए, ताकि वो मेरी काउंसलिंग में साथ दे सके और शायद अपने उन 10 लाख रुपयों के लिए जो मुझे सर्जरी के लिए चाहिए थे। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैंने कुछ ऐसा कह दिया जिसने खुद मुझे भी चौंका दिया। अगर तुम ठीक से इलाज करवाओगे, मन लगाकर पढ़ोगे और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लोगे तो ठीक होने के बाद मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। हो सकता है ये सिर्फ एक मरीज को बहलाने के लिए बोला गया झूठ था, लेकिन जब मैंने उसकी आंखों में वो चमक देखी जो पहले कभी नहीं थी, उसकी आंखों में वो चमक देखकर एक पल के लिए मेरा दिल पसीज गया। उसे मुझ पर यकीन हो गया था। उसे बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए और एक कथावाचक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, ताकि कहानी फिर से सही रास्ते पर आ सके, मैंने तय किया कि अब उसे असली हीरो ये फेंक से मिलवाना ही होगा। आखिरकार घर के अंदर बंद रहकर उसका घाव कभी नहीं भरने वाला था। मैंने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, चलो आज बाहर थोड़ा टहल कर आते हैं। मुझे हैरानी हुई कि वो कितनी आसानी से मान गई। मैंने जानबूझकर वही पार्क चुना जहां ओरिजिनल कहानी में हीरो और हीरोइन की पहली मुलाकात हुई थी। गुनगुनी धूप और वो मखमली हरी घास, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था और जैसा मैंने सोचा था। ठीक वैसे ही थोड़ी देर बाद सफेद स्पोर्ट्स वियर में एक लड़का वहां दिखाई दिया। चमकता चेहरा और बेदाग शख्सियत, वो ये फेंक था, कहानी का असली हीरो जो एक रईस खानदान से था और स्वभाव से बेहद खुशमिजाज।
वो इस कहानी का असली हीरो था, जिसे इस बीमार नायिका को ठीक करने के लिए ही बनाया गया था। जैसे ही उसकी नजर जियांग यान एयर पर पड़ी, वो उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। वो तुरंत पानी की एक बोतल लेकर उसके पास आया और बात शुरू करने की कोशिश करने लगा। उसने अपनी सबसे प्यारी मुस्कान के साथ कहा, नमस्ते, मैं ये फेंक हूँ। मुझे लगा तुम्हें प्यास लगी होगी, क्या तुम पानी पीना चाहोगी? उसे लगा कि उसकी ये मुस्कान किसी को भी अपना दीवाना बना देगी, लेकिन अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जियांग यान एयर के चेहरे पर नफरत के भाव आ गए, जैसे उसने कोई गंदगी देख ली हो। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस तुरंत मुड़ी और मेरे पीछे छिप गई। उसने डर और घबराहट में मेरे कपड़ों का कोना कसकर पकड़ लिया। फिर उसने मेरे पीछे से अपना आधा सिर बाहर निकाला और ये फेंक की तरफ देखते हुए ठंडे लहजे में सिर्फ एक शब्द कहा, हटो। ये फेंक ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी बेइज्जती नहीं झेली थी। उसके चेहरे की वो चमकती मुस्कान वहीं जम गई, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो हार मानने को तैयार नहीं था और उसने फिर से पास आने की कोशिश की। सुनो, मेरा यकीन करो, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। लेकिन जियांग यानेर की नजरें पत्थर की तरह ठंडी हो गईं। उसने बिना कुछ कहे अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। फोन उठते ही उसने बड़े ही शांत मगर डरावने लहजे में कहा, जोंगक सिंह पार्क में ये खानदान की एक मक्खी मंडरा रही है। मैं इसे दोबारा यहाँ नहीं देखना चाहती। अभी कुछ ही मिनट बीते थे कि न जाने कहां से काले सूट में कई बॉडीगार्ड्स वहां आ धमके। उन्होंने बड़े ही अदब लेकिन सख्ती के साथ उस हक्के बक्के खड़े ये फेंक को वहां से हटा दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे कहानी का वो मुख्य हीरो किसी कूढ़े की तरह वहां से घसीट कर ले जाया गया। मेरे रोंगटे खड्डे हो गए। कहानी अपने रास्ते से इतनी भटक चुकी थी कि अब इसका अंजाम सोचना भी मुश्किल था। वापसी के रास्ते में जियांग यान एयर बिल्कुल खामोश थी, लेकिन मेरे कपड़ों पर उसकी पकड़ और भी मजबूत होती जा रही थी। उसकी उंगलियों के जोड़ दबाव की वजह से सफेद पड्डे जच चुके थे। उस रात वो एक बार फिर मुझसे लिपट कर सो गई। उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा मुझसे सटा हुआ था, जैसे वो इस तरह पूरी दुनिया को ये बता रही हो कि मैं सिर्फ उसका हूँ। अंधेरे में खुली आंखों से मैं उसे महसूस कर रहा था, उसकी वो शांत सांसें और जिस्म की गर्माहट। पहली बार मेरे मन में एक सवाल कौंधा, क्या मैं वाकई उसे किसी और की तरफ धकेलना चाहता हूँ? ये फेंक वाली घटना के बाद जियांग यानेर मुझ पर और भी ज्यादा निर्भर हो गई थी। वीकेंड पर मैंने सोचा था कि अस्पताल जाकर अपनी बहन के साथ थोड़ा वक्त बिताऊंगा, लेकिन तभी उसका फोन आ गया। दूसरी तरफ से उसकी आवाज में एक ऐसी उदासी और शिकायत थी जिसे छिपाना मुश्किल था। क्या तुम आज नहीं आओगे? मैं कल जो काम दिया था वो करना भूल गई हूँ। मैंने एक बेबस आह भरी। मेरे पास विला विला जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही मैंने कार चलाकर वहां पहुंचने के बाद दरवाजा खोला, उसने अपनी चमकती हुई आंखों से मेरा स्वागत किया। टेबल पर एक टेस्ट पेपर रखा था जिसमें उसने लगभग सारे जवाब सही लिखे थे। मैं तुरंत समझ गया कि उसे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था। वो तो बस किसी भी बहाने से मुझसे मिलना चाहती थी। उसकी इस नन्ही सी चालाकी को देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने सोचा आज इसे किताबी पढ़ाई नहीं बल्कि कुछ अलग सिखाते हैं। मैं मार्केट से एक छोटा सा बारबेक्यू स्टैंड और ढेर सारा खाने पीने का सामान ले आया। विला की बड़ी सी बालकनी में मैंने अपना सेटअप लगाया और उससे कहा, आज मैं तुम्हें लाइफ स्किल्स का दूसरा पाठ पढ़ाऊंगा और वो है खुद से सिखा हुआ खाना बनाना। मैंने उसे सिखाया कि कैसे मांस और सब्जियों को सींक में पिरोते हैं, चटनी और मसाले कैसे तैयार करते हैं और आग को कैसे कंट्रोल करते हैं। वो बड़े ध्यान से सब सीख रही थी, लेकिन उसके हाथ अभी भी थोड़े अनादि थे। अचानक उसने चिकन विंग्स की एक सींक को जला दिया। इस चक्कर में उसके चेहरे और नाक पर कोयले की कालिख लग गई, जिससे वो बिल्कुल एक छोटी बिल्लो रानी बिल्ली जैसी दिखने लगी। वो अपने हाथ में पकड़ दी हुई उस जली हुई सींक को बड़े गौर से देखने लगी। अपनी उस जली हुई कुकिंग को देखकर उसने चिढ़ते हुए अपना मुंह फुला लिया। मुझसे रहा नहीं गया और मेरी हंसी छूट गई। वो पहले तो मुझे देखकर हैरान रह गई, फिर वो भी मेरे साथ खिलखिलाकर हंसने लगी। ये पहली बार था जब मैंने उसे इस तरह हंसते देखा था। ये कोई पागलपन वाली हंसी नहीं थी, बल्कि एक आम लड़की की तरह दिल से निकली हुई खुशी थी। आग की रोशनी उसके लाल पड़ चुके गालों पर चमक रही थी। उस पल मुझे लगा कि ये सन की हीरोइन असल में सिर्फ एक साधारण लड़की है जो अपनों का प्यार और साथ चाहती है। मैंने अपने हाथ से अच्छे से पकाया हुआ एक चिकन विंग उसकी तरफ बढ़ाया, पर उसने मना कर दिया और अपनी उंगली से मेरे होठों के किनारे की तरफ इशारा किया। यहाँ मुझे लगा वहां कुछ लगा होगा, तो मैंने पोंछने के लिए टिश्यू पेपर उठाना चाहा, पर तभी वो अचानक मेरे करीब आई और मुझे उसके जिस्म की गर्माहट और उसके होठों की नरमी महसूस हुई। मेरे होठों के किनारे पर उसकी वो कोमल छुअन। उसने अपनी जीभ से बहुत ही प्यार से वहां लगी चटनी को चाट लिया। मैं तो जैसे पत्थर का बन गया, अपनी जगह पर जम गया। पर वो तो किसी बाजी जीत लेने वाली बिल्ली की तरह अपनी आंखें मींच कर मुस्कुराने लगी। उसने अपने होठों पर जीभ फेरी और कहा, टीचर, आप इस बारबेक्यू से कहीं ज्यादा टेस्टी हो। ये सुनते ही मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसी रात वो मुझे खींचकर अपने बर्थडे से होम थिएटर में ले गई। उसने एक बहुत पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट रोमांटिक फिल्म लगा रखी थी। जब फिल्म में हीरो हीरोइन मूसलाधार बारिश के बीच एक दूसरे को चूमने लगे तो उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। उसने दबी आवाज में पूछा,
टीचर, किस करने का एहसास कैसा होता है? मैंने अपना चेहरा सख्त बनाया और खुद को संभालते हुए कहा, चुपचाप फिल्म देखो। उसने बस धीरे से कुछ बुदबुदाया और फिर कुछ नहीं कहा, बस चुपके से अपना सिर मेरे और करीब ले आई। फिल्म का बाकी हिस्सा तो बस मैं बैठा रहा, पर मेरा दिमाग कहीं और ही था। मेरे कानों में बार बार उसकी वही एक बात गूंज रही थी। देर रात मुझे पढ़ाने का कुछ काम पूरा करना था, इसलिए मैं उसके स्टडी रूम में बैठकर कंप्यूटर पर काम करने लगा। उसने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया, बस एक छोटा सा स्टूल खींचकर मेरे बगल में बैठ गई और हंस एंडरसन की कहानियों की किताब बड़े आराम से पढ़ने लगी। उस हल्की पीली रोशनी में हम दोनों अपने अपने काम में लगे थे, लेकिन फिर भी हमारे बीच एक अजीब सा सुकून और तालमेल महसूस हो रहा था। कभी कभी जब मैं काम से नजरें हटाकर ऊपर देखता तो मेरी आंखें सीधे उसकी आंखों से टकरा जाती। वो बड्ढी गहराई से मुझे ही निहार रही थी। अचानक उसने अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। उसने फोन को अपने सीने से सटा लिया और अपनी उस तेज धड़कन को रिकॉर्ड करने लगी जो मेरे करीब होने की वजह से बार गई थी। धक 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 धक। उसने उस रिकॉर्डिंग को एक नाम दिया, अकेलापन, और फिर वो बिस्तर पर लेटकर उसे बार बार सुनने लगी। जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम्स के दिन पास आने लगे, उसने गजब की मेहनत और लगन दिखाई। उसने अपना सारा समय पढ़ाई में लगा दिया। वो बिल्कुल वैसे ही पढ़ती थी जैसे मैंने उसे प्लान बनाकर दिया था, एकदम किसी मशीन की तरह जो कभी थकती नहीं। कभी कभी जब वो बहुत ज्यादा थक जाती तो उसका चार्ज होने का बस एक ही तरीका था, मेरे पास आकर चुपचाप बैठ जाना या फिर मेरा हाथ पकड़ डाहकर बस मेरी गर्माहट को महसूस करना। उसे मेरे उस वादे पर पूरा भरोसा था, कॉलेज पहुंचते ही तुम मेरे हो जाओगे। उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार मुझसे यह कहा। जब वो ये कहती तो उसकी आंखों में एक अलग ही जिद और सच्चाई होती थी। एग्जाम वाले दिन मैं उसके गार्जियन और टीचर के तौर पर परीक्षा केंद्र के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। मैंने देखा कि वो बिल्कुल सादे कपड़ों में से सफेद टी शर्ट और जीन्स पहने, कंधे पर बैग लटकाए जब वो एग्जाम सेंटर के अंदर जा रही थी तो उसे देखकर मेरा दिल भर आया। एक तरफ मुझे इस बात की खुशी थी कि वो कितनी बदल गई है और कितनी समझदार हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ मेरे दिमाग में एक अलग ही प्लान चल रहा था। मैं सोच रहा था कि जैसे ही मुझे पैसों की आखिरी किस्त मिलेगी मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। मुझे अपनी बहन का ऑपरेशन कराना था और फिर इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाना था। मैं चाहता था कि उसकी और मेरी जिंदगी दोनों फिर से पटरी पर लौट आएं। तभी एग्जाम खत्म होने की घंटी बजी। स्टूडेंट्स का हुजूम बाहर आने लगा। भीड़ के बीच से जियांग यानेर बाहर निकली। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून और भरोसा था। वो भीड़ को चीरती हुई सीधे मेरे पास आई और उसने मुझे कस कर गले लगा लिया। उसने मेरे कान में धीरे से कहा, टीचर, मैंने कर दिखाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी थी, उसकी आवाज में एक हल्की सी कपकपाहट थी। मैंने उसकी पीठ थपथपाई और मन ही मन चैन की सांस ली। चलो, काम पूरा हुआ। अब पैसे लेकर यहाँ से निकलने का वक्त आ गया था। जियांग परिवार का काम वाकई बहुत तेज था। अभी एग्जाम का रिजल्ट आया भी नहीं था कि मेरे हाथ में 2 लाख 2 मिलियन का चेक थमा दिया गया। ये मेरी तय की गई रकम से दोगुना था। उन्होंने बहुत ही दिल से मेरा शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि मैंने उनकी बेटी को उस गहरे अंधेरे से बाहर निकाला है। मैंने वो कीमती चेक लिया और उनके सामने इस्तीफे की बात रख दी। मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं ये पैसे लेकर अपनी बहन की जान बचाने जा पाऊंगा। लेकिन जियांग यानेर अड्डीएच गई कि जाने से पहले मैं उसके साथ आखिरी बार खाना खाऊं। डिनर टेबल पर वो बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। न तो वो मुझसे चिपक रही थी और न ही उसने पहले जैसी कोई जिद दिखाई। उसने कोई जिद नहीं की, बस शांति से खाना खाती रही। यहां तक कि उसने मेरी तरफ देखकर एक हल्की मुस्कान भी दी और कहा, टीचर, इन कुछ महीनों में मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। अब मैं अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारूंगी। मेरे मन में थोड़ी बेचैनी तो थी, पर मुझे लगा कि ये उसके ठीक होने की निशानी है। मुझे लगा अब वो खुद को संभालना सीख गई है और ये सोचकर मैंने राहत की सांस ली। खाने के बाद जब मैंने जाने की इजाजत मांगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ डीएच लिया। उसने बड़े मासूम और प्यारे अंदाज में कहा, टीचर, जाने से पहले एक बार मेरा कमरा तो देख लीजिए। आप पहले कभी वहां नहीं गए ना। वो मुझे हाथ पकड़ देकर दूसरी मंजिल पर ले गई। वो किसी छोटे बच्चे की तरह खुश दिख रही थी। कमरे में पहुंचते ही उसने एक एक चीज दिखानी शुरू की। टीचर, देखिए, ये वही स्टडी टेबल है जो आपको पसंद है। मैंने इसे खास आपके लिए बदलवाया है। और ये सोफा देखिए, इस पर बैठने से आपको बहुत आराम मिलेगा। यहाँ तक कि अलमारी में मैंने आपके लिए ढेर सारे कपड़े भी रखे हैं, बिल्कुल आपकी फिटिंग के। वो बोली, यहाँ की हर एक चीज सिर्फ आपके लिए है। फिर वो मुद्दी और मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। उसकी आंखें इस वक्त अजीब तरह से चमक रही थीं। उसने कहा, टीचर, आप रोज यहाँ आते थे, मुझे पढ़ाते थे, मुझे अकेले जीना सिखाते थे। ये सब इसलिए था ना क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं। मैं उसे समझाने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि ये सब सिर्फ मेरा काम था, लेकिन तभी उसके चेहरे की मुस्कान बदल गई। वो मुस्कान अब मासूम नहीं बल्कि डरावनी और सन की लग रही थी। वो मेरा हाथ पकड़ धकर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ ले गई। मैंने जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए हैंडल घुमाया पर वो टस से मस नहीं हुआ। तभी पीछे से एक साफ आवाज आई, कच,
वो इलेक्ट्रॉनिक लॉक के पूरी तरह बंद होने की आवाज थी। मैं झटके से पीछे मुद्दा और देखा कि जियांग यानेर के हाथ में पूरे घर का रिमोट कंट्रोल था। उसके चेहरे पर वही पुराना पागलपन और एक अजीब सी जीत वाली खुशी थी। उसकी वो मुस्कान मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने बड़े प्यार से कहा, टीचर अब कहीं मत जाइए, मैं ताउम्र आपका ख्याल रखूंगी, ठीक है? मैं कैद हो चुका था। जियांग परिवार का सिक्योरिटी सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतरीन था। खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ कांच और सारे दरवाजे कंप्यूटर से कंट्रोल होते थे। मेरे लिए वहां से निकलना नामुमकिन था। मैंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, जियांग यानेर, मुझे बाहर जाने दो। तुम जो कर रही हो वो कानूनन जुर्म है। पर वो बस मुस्कुराती रही। उसने कटे हुए फल मेरी तरफ बढ़ाए और बड़े ही कोमल लहजे में वो सबसे खौफनाक बात कही, टीचर, आप गुस्से में भी बहुत अच्छे लगते हैं, पर अपनी ताकत बर्बाद मत कीजिए। आप यहाँ से कभी नहीं भाग पाएंगे। मुझे गायब हुए कई दिन बीत चुके थे। तभी किनलिंग चिनलिंग का फोन जियांग परिवार के लैंडलाइन पर आया। जियांग यानेर ने मेरे सामने ही लैंडलाइन का लाउडस्पीकर ऑन कर दिया। दूसरी तरफ से मेरी बहन किनलिंग की घबराई हुई आवाज आई, हेलो, नमस्ते, मुझे अपने भाई किनमो चिनमो से बात करनी है। जियांग यानेर ने फोन उठाया और जीतने वाले अंदाज में धीरे से कहा, तुम्हारे भाई, वो अभी मुझे एक बहुत जरूरी और गहरी ट्यूशन दे रहे हैं, इसलिए फिलहाल वो घर नहीं आ पाएंगे। फोन की दूसरी तरफ कुछ सेकंड सन्नाटा छाया रहा और फिर मेरी बहन खुशी से चीख पड़ी, वाह भैया, आप तो छा गए। भाभी, आप तो महान हो। भाभी, आप बिल्कुल फिक्र मत करना, मेरे भाई को अपने पास ही रखो। बस याद रखना, जब वापस आओ तो मेरे लिए एक छोटा भतीजा साथ लेकर आना खेलने के लिए। लाउडस्पीकर पर अपनी बहन की वो पागलों जैसी आवाज सुनकर मेरा तो दम ही घुटने लगा। ये सब क्या बकवास चल रही थी। कुछ दिनों बाद जियांग चैंग यूनिवर्सिटी की एडमिशन लेटर आ गया। जियांग यान एयर ने पूरे शहर में टॉप 10 में जगह बनाकर जियांग यूनिवर्सिटी में अपनी सीट पक्की कर ली थी। वही यूनिवर्सिटी जहां से मैंने पढ़ाई की थी और जहां अब मैं खुद प्रोफेसर था। वो अपना वो सुनहरे अक्षरों वाला एडमिशन लेटर मेरे चेहरे के सामने लहराते हुए बोली, अब मेरी एक नई शर्त है। अगर आप यूनिवर्सिटी में मेरे टीचर बने रहने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको इस कमरे से बाहर जाने दूंगी, वरना आपको अपनी पूरी जिंदगी यहीं बस मेरे साथ गुजारनी होगी। अपनी थोड़ी सी आजादी वापस पाने के लिए और अपनी बहन के लिए पैसे कमाते रहने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने भारी मन से उसकी ये बात मान ली। अब मैं उसका कोई कैदी नहीं था, बल्कि यूनिवर्सिटी में अब मैं उसका पर्सनल टीचर बन चुका था। कॉलेज के पहले दिन जियांग यान एयर को नए स्टूडेंट्स की तरफ से स्पीच देने के लिए स्टेज पर बुलाया गया। वो जितनी सुंदर थी उतनी ही काबिल भी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता और राजसी ठाठ था जिसने पल भर में पूरे कॉलेज का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन जैसे ही उसकी स्पीच खत्म हुई उसने झुककर सबको नमस्ते किया और फिर सिर उठाया। उसकी नजरें पूरे हॉल को पार करती हुई सीधे प्रोफेसरों वाली सीट पर आकर मुझ पर टिक गईं। उसने मेरी तरफ देखकर एक ऐसी मुस्कान दी जिसे सिर्फ मैं समझ सकता था। उस मुस्कान में एक अजीब सा जुनून और कब्जा करने वाला एहसास था। पूरे हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। हर कोई अंदाजा लगा रहा था कि वो आखिर किसे देख रही है, पर मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पीठ पर किसी ने ठंडी तलवार रख दी हो। मुझे अंदाजा नहीं था कि कॉलेज में मुझ जैसे जवान प्रोफेसर को लड़कियां इतना पसंद करती हैं। क्लास खत्म होने के बाद अक्सर कुछ लड़कियां तो इतनी हिम्मत वाली थीं कि मेरे नोट्स के बीच में गुपचुप तरीके से अपनी लव लेटर डाल देती थीं। ये सब कुछ जियांग यानियर की नजरों के सामने हो रहा था, जो हमेशा पहली बेंच के बिल्कुल बीच में बैठती थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन वो अपनी कलम पेन को इतनी जोर से पकड़ रही थी कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। पर इससे भी ज्यादा खतरनाक बात ये थी कि जियांग यानियर की रूममेट लिंगशी, जो बहुत ही चुलबुली लड़की थी, वो भी मेरी दीवानी बन गई। क्लास के बाद वो अक्सर जियांग यानियर को खींचकर मेरे पास सवाल पूछने के बहाने ले आती थी, पर उसका असली इरादा कुछ और ही था। प्रोफेसर किन, आप कितने हैंडसम हैं। आप पढ़ाते भी बहुत अच्छा है। वैसे क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? लिंगशी ने अपनी बड्ढी बड्ढी आंखों से मेरी तरफ देखते हुए बड्ढे बेबाक अंदाज में पूछा। इससे पहले कि मैं कुछ जवाब सोच पाता, मेरे बगल में खड्डी तभी जियांग यान एयर ने बहुत ही ठंडे लहजे में बात काटी और कहा, उनकी गर्लफ्रेंड है। लिंगशी एकदम हैरान रह गई। उसने पूछा, कौन है? क्या हम उसे जानते हैं? जियांग यानेर ने अपना सिर घुमाया और मेरी आंखों में आंखें डालकर एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, वो मैं हूं। उसी रात जियांग यानेर ने मुझे मेरे ही ऑफिस में घेर लिया। उसने अंदर से दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखों में दबा हुआ गुस्सा और एक गहरी उदासी साफ दिख रही थी। उसने कहा, टीचर, आप बिल्कुल भी सीधे नहीं हैं। आखिर इतनी सारी लड़कियां आपको क्यों पसंद करती हैं? यहाँ तक कि मेरी रूममेट भी आपकी दीवानी हो रही है। उसने मुझे दीवार के कोने में धकेल दिया और अपने दोनों हाथों से मुझे घेर लिया, जैसे मुझे कैद कर रही हो। उसने फुसफुसाते हुए कहा, आप सिर्फ मेरे टीचर हैं और सिर्फ मेरे ही रहेंगे। एक बार फिर मैं उसके उस पागलपन के जाल में उसके बॉडीगार्ड्स ने मुझे किडनैप किया और वापस उसी विला में ले आए।
इस बार उसकी आंखों में जो पागलपन था वो पहले से कहीं ज्यादा गहरा था। उसने मेरा फोन छीन लिया और कमरे के सारे इंटरनेट कनेक्शन काट दिए। मेरा बाहरी दुनिया से हर नाता टूट चुका था। वो बिस्तर के किनारे बैठी और बहुत ही प्यार से मेरे चेहरे को सहलाने लगी, जैसे वो किसी बहुत कीमती मूर्ति को निहार रही हो। उसने धीमी आवाज में कहा, छो यूनिवर्सिटी बहुत खतरनाक जगह है। वहां हर तरफ ऐसे लोग हैं जो आपको मुझसे छीनना चाहते हैं। इंसान यहाँ यहाँ सबसे सुरक्षित है जहां सिर्फ हम दोनों हैं। मैंने अपनी आंखें मूंद ली और हार मान ली। वो पागलों की तरह मुझसे सवाल करने लगी। उसकी उंगलियां मेरी भौहों, नाक और होठों पर रेंग रही थीं। आखिर वो सब तुम्हें पसंद क्यों करते हैं? क्या इसलिए कि तुम दिखने में इतने अच्छे हो, या इसलिए कि तुम्हारी आवाज इतनी सुरीली है? उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हारा हुनर, तुम्हारा ये चेहरा, तुम्हारी हर एक चीज पर सिर्फ मेरा हक है। कोई और इसे नहीं देख सकता। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं मकड़ी के जाल में फंसी कोई तितली हूं। मैं जितना बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, वो जाल मुझे उतना ही कसता जा रहा था। रात जब गहरा गई तो उसने मेरे कान के पास आकर बड़े ही मासूम मगर नशीले अंदाज में कहा, उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, टीचर, आपने मुझे मैथ के सवाल सिखाए, केमिस्ट्री सिखाई और जीना भी सिखाया, लेकिन एक चीज अभी भी रह गई है जो मैंने नहीं सीखी। मेरे मन में खतरे की घंटियां बजने लगीं। मुझे एक बहुत ही बुरा एहसास होने लगा। उसने अपनी बात रोकी। उसकी गर्म सांसें मेरे कान को छू रही थीं, जिससे मेरा पूरा शरीर कांप उठा। उसने धीरे से कहा, आपने मुझे अभी तक ये नहीं सिखाया कि एक बच्चे को जन्म कैसे देते हैं। मैंने झटके से अपनी आंखें खोलीं और उसकी उन नजरों से टकराया जिनमें पागलपन, जुनून और एक छोटी सी गुहार छिपी थी। उस पल मेरे बचने के सारे रास्ते बंद हो गए। मुकाबला करना बेकार था और शायद मेरे दिल के किसी कोने में मैं भी इस लड़की के लिए जगह बना चुका था। वो लड़की जो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मुझ पर निर्भर थी। उस रात मैं उसका सिर्फ टीचर नहीं रहा, बल्कि उसका अपना बन गया। उसने बहुत ही नादान मगर दीवानों की तरह अपना हक जताया। अगली सुबह जब मेरी आंखें खुलीं तो पूरा कमरा बिखरा हुआ था और मेरा बदन दर्द से टूट रहा था। जियांग यानेर किसी संतुष्ट बिल्ली की तरह मेरे सीने से लगकर सुकून की नींद सो रही थी। साइड टेबल पर एक इस्तीफा, रेजिग्नेशन लेटर और एक कीमती सोने का पेन सलीके से रखा हुआ था। उसने मेरी नींद भरी आंखों को चूमते हुए बड़े ही प्यार से कहा, टीचर, अब वो नौकरी छोड़ न दीजिए। अब से आप बस घर पर रहेंगे और सिर्फ मुझे पढ़ाएंगे। मैंने कांपते हाथों से पेन उठाया और साइन करने वाली जगह पर अपना नाम लिख दिया, किन मो। उस पल मैंने यूनिवर्सिटी की उस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और जियांग यानेर का असली, अब मैं उसका पर्सनल टीचर बन चुका था। मैं उसकी हिफाजत में भी था और उसकी कैद में भी। कुछ ही समय बाद वो मुझे शादी का रजिस्ट्रेशन कराने ले गई। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, वहां सिर्फ हम दोनों थे। जब हमारे हाथ में वो लाल रंग का मैरिज सर्टिफिकेट आया तो वो किसी ऐसे बच्चे की तरह मुस्कुराई जिसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों। इसके बाद एक बहुत ही आलीशान और महंगी शादी हुई जिसने पूरे शहर में शोर मचा दिया। शादी के दौरान जब वो मुझे अंगूठी पहना रही थी तो उसने मेरे कान के पास आकर इतनी धीमी आवाज में कहा जिसे सिर्फ मैं सुन सकूं, किन्मो, अब तुम्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे पास ही कैद रहना होगा। न तुम इसके खिलाफ अपील कर सकते हो और न ही तुम्हें कभी रिहाई मिलेगी। कुछ साल बीत गए और अब किन लिंग, मेरी बहन का ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा और अब वो बिल्कुल ठीक थी। वो अब काफी बड़ी और खूबसूरत हो गई थी। कॉलेज की छुट्टियां होते ही वो खास मुझसे मिलने घर आई। जैसे ही उसने घर में कदम रखा वो दौड़कर आई और मुझसे लिपट गई। उसने चिल्लाकर कहा, भैया, मुझे आपकी बहुत याद आई। मैं मुस्कुराया और उसके रेशमी बालों को सहलाने लगा। वो बचपन की तरह ही मुझसे चिपकी हुई थी, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि ऊपर से कोई बहुत ही ठंडी नजरों से हमें घूर रहा है। मैंने ऊपर देखा तो जियांग यानेर रेशमी कपड़ों में सीढ़ियों के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें एकदम बर्फीली हो गई थीं। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके इलाके में घुसपैठ कर दी हो। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसने सीधे हाथ बढ़ाकर किन लिंग को पीछे से गर्दन से पकड़ा और बड़ी बेरहमी से उसे मुझसे अलग कर दिया। जियांग यानेर ने उसे इतनी जोर से झटका दिया कि बेचारी किन लिंग डर गई और 2 कदम पीछे जा गिरी। वो हक्की बक्की होकर तुतलाते हुए बोली, भाभी। जियांग यानेर ने अपने से छोटी किन लिंग को सिर से पैर तक बड्डी कड़वाहट भरी नजरों से देखा। फिर उसने अपनी तरफ उंगली दिखाई और बड़े ही सख्त लहजे में ऐलान किया, अब से मैं तुम्हारी भाभी हूँ और याद रखना, भाभी को यह बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम अपने भाई के इतना करीब आओ। किन लिंग कुछ सेकंड के लिए तो सन्न रह गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान आ गई। उसने बड़े ही मीठे अंदाज में चहकते हुए कहा, नमस्ते भाभी, आप कितनी सुंदर हैं। भैया के साथ आपकी जोड़ी एकदम परफेक्ट है। अब से मैं पक्का आपकी हर बात मानूंगी। मैं भैया से 3 मीटर नहीं 5 मीटर दूर रहूंगी।
किन लिंग की इस समझदारी और तेज दिमाग ने जियांग यानेर के गुस्से को थोड़ा शांत कर दिया। उसने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और एक कदम आगे बढ़कर बड्ढे हक से मेरा हाथ थाम लिया। उसने मुझे अपनी तरफ खींचते हुए मेरी इकलौती बहन के सामने अपना सुप्रीम पावर दिखाते हुए ऐलान किया, हमारे घर में तुम्हारे भाई सिर्फ मेरे हैं, उनके सिर का एक बाल भी मेरा है। ये हमारे घर का पहला नियम है, समझी? किन लिंग ने पागलों की तरह अपना सिर हिलाया जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी बात मनवा रहा हो। मैं बगल में खड्डा ये सब देख रहा था, बेबस भी था और मुझे हंसी भी आ रही थी। इस घर के हर कोने पर अब जियांग यानेर का कब्जा हो चुका था। डिनर के वक्त माहौल और भी अजीब हो गया। किन लिंग ने सोचा कि वो मेरी पसंद की पनीर डिश या मीट डिश का एक टुकड़ा मेरी थाली में रख दे, लेकिन जैसे ही उसकी चम्मच मेरी तरफ बढ़ी, टेबल के दूसरी तरफ से जियांग यानेर की तीखी नजरों ने उसे वहीं रोक दिया। किन लिंग का हाथ हवा में ही कांप गया। उसने तुरंत अपना रास्ता बदला और वो टुकड़ा जियांग यानेर की प्लेट में रख दिया। उसने डरते डरते कहा, भाभी, आप बहुत मेहनत करती हैं। मेरे भैया जैसे बड्ढे इंसान को संभालना कोई आसान काम नहीं है। आप बहुत थक जाती होंगी, आप ही इसे खाइए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। तब जाकर जियांग यानेर ने अपनी डरावनी नजरें वहां से हटाईं। उसने बड़े ही इत्मीनान से उस टुकड़े को उठाया। फिर उसने अपनी चम्मच हवा में लहराई और किन लिंग की फटी रह गई आंखों के सामने किन लिंग फटी आंखों से देखती रह गई और जियांग यानेर ने अपने हाथों से वो टुकड़ा मेरे मुंह के पास ला दिया। उसने बड़े प्यार से कहा, लो पतिदेव, खाओ। मैंने उस अजीब और घुटन भरे माहौल में अपना मुंह खोल दिया। उस पल मुझे मीठी घुटन का एहसास हो रहा था। कुछ साल और बीत गए और अब किन लिंग के बोर्ड एग्जाम्स का वक्त आ गया। जिस दिन रिजल्ट आया, वो खुशी से झूमती हुई हाथ में अपना जियांग यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर लिए किसी तूफान की तरह हमारे घर में घुसी। उसने चिल्लाकर ऐलान किया, भैया, भाभी, मेरा भी जियांग यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। अब मैं भी आपके कॉलेज में रहूंगी और रोज आपसे मिलने आया करूंगी। किन लिंग के चेहरे की वो मुस्कान पल भर में जम गई। जियांग यानेर ने पहले उत्साहित किन लिंग को देखा, फिर मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सा गहरा साया था। मेरा दिल जोर से धड़का। मुझे समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत होने वाला है, और वही हुआ। उस रात जियांग यानेर मेरी बाहों में सिमटी हुई थी। उसने बड़े ही मासूम अंदाज में, जैसे कोई मामूली बात हो, कहा, मोह, देखो ना, किन लिंग भी अब जियांग यूनिवर्सिटी में आ गई है। मुझे लगता है कि उसे कॉलेज में अकेले रहकर खुद को संभालना सीखना चाहिए, है ना? तो क्या आप फिर से अपनी नौकरी नहीं छोड़ दे सकते? आखिर आपने दोबारा पढ़ाना भी तो सिर्फ मेरे लिए शुरू किया था। जब वो ग्रेजुएशन पूरा कर लेगी, तब आप वापस काम पर चले जाना। मैंने उसके कोमल गालों को हल्के से खींचते हुए मजाक में कहा, अगर मैं नौकरी छोड़ दे दूंगा तो तुम जैसी अमीर शहजादी का खर्चा कौन उठाएगा? उसने तुरंत बद्दे हक से जवाब दिया, मैं आपका ख्याल रखूंगी, मेरा सारा पैसा आपका ही तो है। उसने मेरी बाहों में और करीब आते हुए लाडी एच कडल करना शुरू किया और बोली, प्लीज मान जाइए ना। मैं नहीं चाहती कि कॉलेज में कोई और लेडी एच की आपको देखे, और मैं ये भी नहीं चाहती कि आप अपनी। उसकी बातों का असली मतलब बाद वाले हिस्से में था। अगले दिन मैंने मौका पाकर किन लिंग को गार्डन में बुलाया और एक सीक्रेट मीटिंग की। मैंने बेबसी से अपने हाथ फैलाते हुए कहा, तुम्हारी भाभी चाहती हैं कि मैं फिर से नौकरी छोड़ दे दूं। किन लिंग ने तुरंत सब समझती हूँ वाला चेहरा बनाया और आवाज धीमी करके बोली, समझ गई भैया, भाभी की जलन और पजेसिवनेस, कोई बात नहीं, आप नौकरी छोड़ दे दीजिए, बिल्कुल छोड़ दे दीजिए। आप घर पर भाभी के साथ वक्त बिताइए और मेरे लिए एक छोटा भतीजा लाइए। बीवी बच्चों के आगे करियर की क्या औकात है? उसने अपनी छाती ठोक कर गारंटी दी, मैं वादा करती हूँ कि कॉलेज में कभी आपके पास नहीं आऊंगी। अगर हम टकरा भी गए तो मैं ऐसे एक्टिंग करूंगी जैसे आपको जानती ही नहीं, ठीक है? तो इस तरह किन लिंग के कॉलेज शुरू होने से पहले मुझे एक बार फिर इस्तीफा देना पड़ेगा। इस बार जियांग यानेर की जिंदगी में मेरी पहचान, अब मैं उसका पर्सनल प्रोफेसर नहीं बल्कि जियांग यानेर और हमारे आने वाले बच्चे का फुल टाइम होम ट्यूटर बन चुका था। जियांग यानेर इस बात से बेहद खुश थी। वो सारा दिन मेरे पास चिपकी रहती और हमारे भविष्य के टीचिंग प्लान्स बनाती रहती। एक रात वो बच्चों की परवरिश की एक किताब लेकर आई और बड़ी गंभीरता से मुझसे बोली, पतिदेव, किताब में लिखा है कि बच्चे की शिक्षा और संस्कार माँ के पेट से ही शुरू हो जाते हैं। मुझे लगता है कि हमें अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। मैंने हैरानी से उसे देखा और पूछा, अभी से? पर अभी तो बच्चा है भी नहीं, तो शिक्षा कैसी? वो मेरे और करीब आई। उसका चेहरा शर्म से लाल था। उसने मेरे कान में बहुत ही धीमी और प्यारी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, शिक्षा का पहला सबक है कि बच्चे को दुनिया में कैसे लाया जाए, उसका अभ्यास करना। उसकी उस शर्मीली मगर मासूम जिद के आगे मैंने पूरी तरह से घुटने टेक दिए। उस मीठी और कभी न खत्म होने वाली उस सुनहरे पिंजरे में मैं कब इतना गहरा उतर गया मुझे पता ही नहीं चला।
और सच तो ये है कि अब मुझे इस कैद से प्यार हो गया था। कुछ समय बाद खबर आई कि जियांग यानेर मां बनने वाली है। इस खबर ने पूरे जियांग परिवार को खुशियों से भर दिया। जियांग यानेर ने अब मुझ पर पहरा और भी सख्त कर दिया था। वो खुद अपने हाथों से मेरे लिए हेल्दी खाना बनाती। उसका तर्कबद्ध, अजीब मगर प्यारा था। पापा की सेहत ही बच्चे का भविष्य तय करेगी। डिलीवरी वाले दिन जब उसे लेबर रूम में ले जाया जा रहा था, उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ डिच लिया। उसका चेहरा दर्द से सफेद पद्धा था, पर उसकी आंखों में वही पुराना जुनून था। उसने मुझसे वही पुराना और मुश्किल सवाल पूछा, अगर कोई खतरा हुआ तो किसे बचाओगे, मुझे या बच्चे को? मैंने बिना एक पल सोचे उसका हाथ चूमा और उसके माथे को सहलाते हुए कहा, सिर्फ तुम्हें, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। वो मुस्कुराई और चैन से अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ सालों बाद हमारा प्यारा सा हमारी बेटी अब बद्धी हो रही थी और वो बिल्कुल अपनी माँ जियांग यानेर की परछाई थी। बचपन से ही उसके अंदर भी वही कब्जा करने वाली जिद्दी फितरत दिखने लगी थी। एक दिन मैं गार्डन में अपनी बेटी को गोद में लेकर धूप सेक रहा था। किन लिंग छुट्टियों में हमसे मिलने आई। जैसे ही बेटी ने अपनी बुआ को मेरी तरफ बढ़ते देखा, वो तुरंत मेरी गोद से उतरी और अपने नन्हे नन्हे कदमों से दौड़कर किन लिंग के सामने खद्दी हो गई। उसने अपनी छोटी छोटी बाहें फैलाकर मेरा रास्ता रोका और अपनी तोतली आवाज में बिल्कुल अपनी माँ की तरह ऐलान किया, पापा को हाथ मत लगाना, पापा सिर्फ मेरे हैं। मैं अपने सामने इन दो छोटी बड्डी सन की पॉजेसिव लड़कियों को देखकर बेबसी से मुस्कुरा दिया। कहानी समाप्त। वीडियो आउटरो। चैनल के लिए खास मैसेज। दोस्तों, ये थी एक अनोखी और जुनूनी प्रेम कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। और हाँ, शादी के बाद मुझे जियांग यानेर की एक छुपी हुई खूबी के बारे में पता चला। वो मुझसे भी बेहतर टीचर थी, पर वो मुझे नहीं बल्कि हमारी बेटी को पढ़ाती थी। जब हमारी बेटी सिर्फ 3 साल की थी, तभी से उसने उसे पापा पर नजर कैसे रखें का क्रैश कोर्स देना शुरू कर दिया था। एक दिन मैं पानी का गिलास लेकर लिविंग रूम से गुजर रहा था, तभी मैंने उसे बड़ी गंभीरता से अपनी बेटी को समझाते हुए सुना, याद रखना, पापा के फोन का पासवर्ड तुम्हारी मम्मी का जन्मदिन है और ये कभी बदलना नहीं चाहिए। पापा के व्हाट्सएप पर जितनी भी लड़ेचकियां हैं, तुम्हें मम्मी के लिए उन सब पर नजर रखनी है। बेटी ने अपनी तोतली आवाज में पूछा, और नानी? जियांग यानेर बोली। नानी को छोड़कर बेटी ने फिर पूछा, और बुआ? जियांग यानेर 2 सेकंड के लिए चुप हुई और फिर बोली, बुआ को भी छोड़कर। बेटी ने मासूमियत से पूछा, और मैं? उसने मेरी तरफ एक नजर देखा और अपनी आवाज धीमी करके बोली, तुम तो मेरी छोटी मददगार हो, तुम सबसे अलग हो। बेटी ने खुशी से तालियां बजाईं और चहकते हुए बोली, मैं मम्मी की छोटा मददगार? मैं दरवाजे पर खड्डा सोच रहा था कि इस बात पर खुश होऊं या पुलिस को फोन कर दूं। अब तो हालत ये थी कि किन लिंग जब भी घर आती तो पहले जियांग यानेर को मैसेज करके परमिशन लेती, भाभी क्या मैं भैया को गले लगा सकती हूँ, बस 1 सेकंड के लिए? जियांग यानेर जवाब देती, सिर्फ आधा सेकंड। किन लिंग फौरन रिप्लाई करती, सौदा पक्का। फिर जब भी वो घर आती, किसी चोर की तरह लपक कर मुझे गले लगाती और तुरंत पीछे हटकर अपने दोनों हाथ ऊपर कर लेती, जैसे कह रही हो, देखो मैं पाक साफ हूं। मैं ये सब देखकर यही सोचता कि मैं कोई इंसान हूं या कस्टम ड्यूटी पर चेक होने वाला कोई गैर कानूनी सामान। एक दिन किन लिंग ने थोड़ी ज्यादा पी ली और जियांग यानेर का हाथ पकड़ रोने लगी, भाभी आपको पता है भैया की पहले क्या हालत थी? रोज बस मैगी, इंस्टेंट नूडल्स खाकर गुजारा करते थे। दिवाली पर भी नए कपड़े नहीं खरीदते थे। जब से आपके साथ आए हैं, उनका वजन 5 किलो बढ़ गया है, नया चश्मा आ गया है और अब तो वो हीरो लगते हैं। उसने अपने आंसू पोंछे और अंगूठा दिखाकर थम्स अप बोली, भाभी आप तो हमारे घर की। किन लिंग की बात सुनकर जियांग यानेर ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, जैसे वो कह रही हो, बेचारे पहले कितनी बुरी हालत थी तुम्हारी। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, जैसे मैंने कुछ सुना ही ना हो। वो मेरे पास आई और मेरा हाथ बहुत जोर से पकड़ लिया। उसने कहा, अब से ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने बस हूं में जवाब दिया, पर उसने मेरा हाथ छोड़ा नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान जियांग यानेर का स्वभाव बहुत ही अजीब हो गया था। वो चिद्दा चिद्धी नहीं हुई थी, बल्कि हद से ज्यादा चिपकू हो गई थी। अगर मैं बाथरूम में 3 मिनट से ज्यादा रुक जाता तो वो बाहर से दरवाजा खटखटाने लगती। पतिदेव आप ठीक तो हैं? मैंने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो फिर पूछती, कहीं आप बेहोश तो नहीं हो गए? मैंने जवाब दिया, नहीं मैं नहीं हुआ। वो जिद करती, तो एक बार दरवाजा खोलिए ना। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, वो सामने खड्डी थी और उसके हाथ में कटे हुए फलों की प्लेट थी। उसने मासूमियत से कहा, मुझे लगा कहीं आप अंदर गिर तो नहीं गए। मैंने उसे बड़ी गौर से देखा। मैंने उसके चेहरे के उन संजीदा भावों को देखा, एक लंबी सांस ली और उसके हाथ से फलों की प्लेट ले ली। रात को उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो जिद करने लगी कि मैं उसे कोई कहानी सुनाऊं। मैंने 5 मिनट तक उसे नन्हे खरगोश और मशरूम वाली कहानी सुनाई, पर उसने मुझे बीच में ही टोक दिया, ये अच्छी नहीं है, कोई दूसरी सुनाओ। मैंने पूछा, तो फिर क्या सुनना चाहती हो? उसने कहा, अपनी पुरानी बातें बताओ।
जब मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं थी तब तुम क्या करते थे? मैंने थोड़ा सोचा और उसे अपने कॉलेज के दिनों के किस्से सुनाने लगा। कैसे मैं अपने रूममेट्स के साथ पूरी पूरी रात गेम खेलता था और एग्जाम्स से ठीक पहले कैसे पागलों की तरह पढ़ाई करता था। वो बड्ढे चाव से सब सुन रही थी। तभी अचानक उसने कहा, उस वक्त तुम मुझसे क्यों नहीं मिले? मैंने हंसते हुए कहा, उस वक्त तो तुम सिर्फ मिडिल स्कूल चाइल्डहुड में रही होगी। उसने तुरंत पलटकर कहा, तो क्या हुआ, तुम मुझसे तब भी मिल सकते थे। मैंने उसके बालों को सहलाया और कहा, अब शरारत छोड़ दो और सो जाओ। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोते सोते बुदबुदाई, अगर तुम मुझसे पहले मिल जाते, हाँ, तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही अपना बना लेती। मुझे लगा था कि बच्चा होने के बाद उसका ध्यान थोड़ा बढ़ जाएगा और वो मुझ पर कम नजर रखेगी, पर मैं गलत था। अब मुझ पर नजर रखने वाली एक नहीं बल्कि दो आंखें और बढ़ गई थीं। एक दिन बेबी केयर टेकर नैनी बच्चे को लेकर पास से गुजरी। उस वक्त जियांग यानियर मेरी टाई टीआई ठीक कर रही थी। उसने मेरी टाई को एक खास एंगल पर सेट किया और मेरे सीने पर थपकी देते हुए संतुष्टि से मुस्कुराई। केयर टेकर ने बच्चे से हंसते हुए कहा, देखो मम्मी पापा में कितना प्यार है। जियांग यानेर ने बिना किसी भाव के उसे सुधारा, ये प्यार नहीं, ये निगरानी, सुपरविजन है। एक बार मैं काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया था। रात को होटल से उसे वीडियो कॉल किया तो उसने मुझसे कहा कि फोन को पूरे कमरे में घुमाकर दिखाओ कि वहां कोई और तो नहीं है। पर्दे खींच दो। मैंने खींच दिए। साइड टेबल पर वो क्या रखा है? मैंने कहा, पानी की बोतल है। उसने तुरंत आदेश दिया, इसे खोलकर एक घूंट पियो। मैंने वैसा ही किया। तब उसने शांति से कहा, अब साबित हो गया कि ये बोतल तुमने ही खोली है और कोई दूसरा वहां नहीं है। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया और पूछा, क्या तुम्हें डर है कि कोई मेरे पानी में जहर मिला देगा? उसने बड़े हक से जवाब दिया, नहीं, मुझे डर है कि कोई तुम्हें किडनैप करके ले जाएगा। मैंने कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, भला मुझे कौन किडनैप कर सकता है? तभी उसकी आवाज थोड़ी धीमी और गंभीर हो गई, बहुत से लोग कर सकते हैं। तुम दिखने में इतने अच्छे हो, इतने दयालु हो और तुम्हें किसी को ना कहना भी नहीं आता। मैंने उसकी उन नम आंखों को देखा और बड़े यकीन के साथ कहा, जियांग यानेर, मुझे कोई नहीं ले जा सकता, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। उसने कुछ नहीं कहा लेकिन उसके चेहरे पर एक जीत वाली मुस्कान आ गई। जब हमारी बेटी 2 साल की हुई तब एक दिन मैं उसे सुपरमार्केट ले गया। वो शॉपिंग कार्ट में बैठी चिप्स का पैकेट पकड़े हुए थी। अचानक उसने शेल्फ के पास खड़ी एक अजनबी औरत की तरफ इशारा किया और चिल्लाई, पापा, वो आंटी आपको देख रही हैं। मेरे पसीने छूट गए। मैंने फौरन उसका मुंह बंद किया और फुसफुसाया, चुप करो, कुछ भी मत बोलो। पर वो कहाँ मानने वाली थी। उसने मेरा हाथ झटक दिया और दोबारा चिल्लाई, सच में? उस छोटी सी जान ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, उसने आपको कई सेकंड तक घूर कर देखा था। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपनी माँ जियांग यानेर के पास जाकर शिकायत लगा दी, मम्मी, आज सुपरमार्केट में एक आंटी पापा को लगातार घूरे जा रही थीं। जियांग यानेर उस वक्त सब्जी काट रही थी। उसकी चाकू अचानक बोर्ड पर ही थम गई। उसने बहुत ही ठंडे लहजे में पूछा, सच में? और फिर मेरी तरफ देखा। मैंने तुरंत हाथ खड़े कर दिए और अपनी सफाई दी। कसम से मैंने ध्यान ही नहीं दिया, बेटी ने आग में घी डालते हुए कहा। उन्होंने कई सेकंड तक देखा था। जियांग यानेर ने चाकू नीचे रखी। वो मेरे पास आई और अपने पंजों के बल खड्डे होकर मेरे होठों पर एक छोटा सा किस किया। फिर वो वापस मुद्दी और सब्जी काटने लगी। उसका लहजा इतना शांत था जैसे वो मौसम की बात कर रही हो। चलो, अब मुहर स्टैंप लग गई। बेटी के स्कूल जाने के बाद जियांग यानेर खाली रहने लगी और अब उसके दिमाग में नए नए आइडियाज आने लगे। एक दिन वो बेकिंग की किताब उठा लाई और बोली कि वो मेरे लिए केक बनाएगी। उसका पहला केक कोयले जैसा काला था और दूसरा पूरी तरह से पिचक गया था। तीसरे केक में तो अंडे के छिलके तक निकले थे। मैं हर बार उसका बनाया हुआ पूरा केक खा जाता। वो हमेशा अपनी भौहें सिकोदगाच कर मुझसे पूछती, क्या ये वाकई अच्छा है? मैं कहता, हाँ, बहुत अच्छा है। वो शक भरी नजरों से देखती, सच में या झूठ? मैं यकीन दिलाता, बिल्कुल सच। उसे यकीन नहीं हुआ तो उसने खुद एक टुकद्दा चखा और तुरंत थूक दिया। तुम झूठ बोल रहे हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने झूठ नहीं बोला। उसने पूछा, तो फिर तुम इसे खा कैसे लेते हो? मैंने जवाब दिया, क्योंकि ये तुमने बनाया है। वो कुछ सेकंड के लिए एकदम सुन्न रह गई। फिर उसने शर्माकर अपने हाथों से अपनी आंखें ढक लीं। मैंने उसे बहुत ही धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए सुना, किन्मो, तुम चीटिंग, रूल ब्रेक कर रहे हो। मैं हंसा और केक का आखिरी टुकड़ा भी अपने मुंह में डाल लिया। पिछले महीने हमारी शादी की सालगिरह थी और उसने मुझे एक बहुत ही खास तोहफा दिया। उस घड़ी के पीछे एक लाइन लिखी हुई थी, उम्र कैद की सजा, अपील करने की इजाजत नहीं। वो मेरे कंधे पर सिर रखकर बैठ गई। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों में फंसी हुई थीं। उसने धीरे से पूछा, किन्मो? मैंने कहा, हूं। उसने फिर पूछा, क्या तुम्हें कभी पछतावा होता है? मैंने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, हाँ, पछतावा तो होता है। इस बात का पछतावा कि मैं तुम्हें पहले क्यों नहीं मिला। अगर पहले मिल जाता तो तुम्हें इतने सालों तक उस अकेलेपन की कैद में नहीं रहना पड़ता।
उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि मेरे कंधे पर उसके आंसुओं से नमी आ गई है। खिड़की के बाहर चांदनी बहुत चमक रही थी और बगल के कमरे से हमारी बेटी के चैन से सोने की आवाज आ रही थी। मैंने उसे अपनी बाहों में और कस लिया और उसने मेरा कंधा थाम लिया। अब समझ गया था कि मेरी ये पूरी जिंदगी अब इसी कैद के नाम है। कहानी का अंत, द एंड। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये मजा आया होगा, पर जाने से पहले एक छोटा सा काम करते जाइए। तो आज ही चैनल पर जाएं और चेकआउट करें। कंटेंट वाकई कमाल का है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, कल उस चैनल पर एक और नया एपिसोड आने वाला है, तो अभी जाकर सब्सक्राइब बटन दबा दें ताकि आप उसे मिस न करें। अब जरा कमेंट में ये बताइए कि आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, मस्त थी या नहीं। वो नटखट बच्ची और उसकी तेज तर्रार मान वाला ट्विस्ट कैसा था। माँ ने जिस तरह बच्ची को सिखाया कि पापा को कैसे संभालना है और लड़कों से कैसे दूर रहना है, मतलब पूरी प्लानिंग ही अलग लेवल की थी। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नई और दिलचस्प कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।